देखते हैं चीफ ऑफ इंचार्ज राघवेंद्र ने विश्वनाथ को बुलाया है जो कि कोयम्बटूर में एक ऑफिसर है और अपने 3 काबिल ऑफिसर को, और उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट है। फिर वो विश्वनाथ का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खोल देता है, मतलब अपने लोगों को बताता है कि विश्वनाथ कहां से लेकर कहां तक ड्यूटी किया है। वो बोलता है, विश्वनाथ तुमने आज तक जिन जिन लोकेशन पे ड्यूटी किया है वो है टाइगर जोन, मतलब टाइगर नागेश्वर राव का जोन। तभी राघवेंद्र बोलता है, तुमको नागेश्वर राव के बारे में जो भी पता है तुम हम लोगों को बताओ, क्योंकि ये नेशनल थ्रेट की बात है। तभी विश्वनाथ बोलता है, सर अगर हम टाइगर नागेश्वर राव की बात कर रहे हैं तो आप लोग सुनिए। अगर वो नेशनल भागता तो देश के लिए मेडल लाता, अगर वो आर्मी में जाता एक युद्ध जीत जाता, अगर वो अपने तेज दिमाग का यूज करता तो एक पॉलिटिशियन बन जाता। फिर वो बोलता है, सर जो बड़ी से बड़ी चोरी कर दे लोगों को ना बोल के वो चोर कहलाता है, जो गन वगैरह लेके चोरी करे उसको डकैत कहलाता है, पर जो पुलिस को बोल के चोरी करता है वो भी नामुमकिन वाला चोरी वो और कोई नहीं टाइगर नागेश्वर राव ही कर सकते हैं। उसके हर एक चोरी में से उसका एक इम्पॉसिबल चोरी वो बताता है। फिलहाल तो सारे इम्पॉसिबल चोरी ही नागेश्वर राव करते हैं। उसमें से वो बताता है काकीनाडा से जाने वाले ट्रेन से उसने अनाज की बोरियां चुरा ली, वो भी चलते हुए ट्रेन से, और छोटी मोटी अमाउंट का नहीं 20 टन माल को उसने उड़ा लिया चलते हुए ट्रेन से, वो भी बहुत ही कम ड्यूरेशन में। फिर हमको दिखाया जाता है कैसे नागेश्वर राव और उसकी टीम मिलके उस अनाज के बोरी को चुराते हैं। ये सीन बहुत ही आइकॉनिक था। आप अगर सिनेमाघरों में देखते हैं आपको बहुत मजा आएगा। वीएफएक्स वगैरह का काम बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। चोरी के ड्यूरेशन में हम रवि तेजा का फेस देखते हैं जो कि नागेश्वर राव का किरदार निभा रहा है। वो चलते हुए ट्रेन से अनाज के बोरी चुरा लेते हैं और ये कहानी जब विश्वनाथ उन लोगों को सुना रहा होता है उनके तीनों ऑफिसर से डर जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चोर है। ये सब कुछ सुनने के बाद एक क्लर्क का तौर बोलता है, सर नागेश्वर राव के सारे काले चिट्ठे के फाइल्स हमने रख दिए, आप जाके चेक कर सकते हो। इतने फाइल देख के फिर राघवेंद्र बोलता है, इसने कितना क्राइम किया है और कितनी उम्र से इसने शुरू किया है इस सब का। तभी विश्वनाथ बोलता है, सर इसने 8 साल की उम्र से ये सब कुछ शुरू किया और 8 साल की उम्र में इसने मर्डर किया था। फिर विश्वनाथ बोलता है, स्टुअर्टपुरम में यवलेंद्र का पूरा राज था, उसकी देख रेख में पूरी चोरियां हुआ करता था और जो चोर चोरियां करते थे उसको उसका हिस्सा देना पड़ता था। वही बता देता था कि किसके घर में कितना सोना है, कौन साइड से बहुत पैसा कमा के गाँव में लाया है। असलियत में सर इनके पूरे कम्युनिटी चोरियां करते हैं और सर ये यवलेंद्र बहुत ही हैवान आदमी है, मानो सर इसने नागेश्वर राव को टाइगर नागेश्वर राव में बदलने में मजबूर किया। फिर हम देखते यवलेंद्र बोलता है उसके पापा को, अगर तुम चोरी करके लाते हो हम तुमको 3 रुपए देंगे। फिर उसके 2 बेटे और वो मिलकर जाता है चोरिया करने। चोरिया तो हो जाता है पर दीवार में जो सुराख किया गया था उसमें से उसके पापा नहीं निकल पाते। तब नागेश्वर के पापा उनके दोनों बेटे से बोलते हैं, तुम इधर से भाग जाओ नहीं तो तुम मेरे जैसे मारे जाओगे, क्योंकि मेरा बॉडी भी नहीं मिलेगा। तब नागेश्वर उसके पापा का सर ही काट देता है कि एटलीस्ट लोगों को तो पता चले कौन चोरी करने आया था, इतना हैवान था नागेश्वर राव। ये सब कुछ सुन के राघवेंद्र बहुत परेशान होने लगा और विश्वनाथ से बोलता है, इसने पीएम को भी थ्रेट किया है कि उनके घर से कुछ न कुछ वो चुराएगा, हमको हाई अलर्ट रहना पड़ेगा, अगर कोई पीएम तक पहुंच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात सुन के विश्वनाथ भी डर जाता है और बोलता है, सर इसने ब्रिजल प्रसाद से ट्रेनिंग लिया है जो कि द्रोणाचार्य है, मतलब स्टुअर्टपुरम के सारे शातिर चोरों को इसने ही ट्रेन किया था। छोटे से ही नागेश्वर बहुत ही निडर था और विजल प्रसाद का खास, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता गया खुद के लोगों के ऊपर अन्याय देखते हुए यमलेंद्र के खिलाफ होने लगा। और यही यमलेंद्र का बेटा काशी बाप बेटा मिलके पूरा स्टुअर्टपुरम का बेआईनी काम देखते हैं। और धीरे धीरे जब नागेश्वर बड़ा होता गया 18 साल होने के बाद ही उसने एक कुर्सी ले ली, मतलब वो यमलेंद्र की बात की पोजीशन थी। इतना खूंखार था वो, और ये पोजीशन उसने हासिल किया था एक नामुमकिन चोरिया करके जो कि कस्टम वालों से थी, वो भी बहुत सारे सोने की। और ये काम वो कर रहा था एक कोलकाता के बाबू के लिए। उसको भी पता था अगर इसके कदम कोई भी स्टेट में पड़ेंगे वो स्टेट पूरा इसका हो जाएगा, क्योंकि नामुमकिन काम और कोई नहीं टाइगर नागेश्वर राव ही कर सकते हैं। फिर हम लोग एक कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर जज बताते हैं, इतने छोटे बच्चे को तुमने कस्टडी में मार दिया, कैसे हैवान हो तुम लोग। फिर हम देखते हैं ये काम और किसने नहीं सीआई मौर्य ने किया है जो कि इस मूवी का एक शातिर विलन है, और इनका किरदार निभाया है जीशु सेनगुप्ता ने जो कि बहुत ही उम्दे लेवल का एक्टर है। नागेश्वर राव भी तब अपने भाई के साथ कोर्ट में ही था, तभी एक वेश्या को छेड़ने की वजह से नागेश्वर राव के साथ सीआई मौर्य का झगड़ा होने लगा, और झगड़ा इतने दूर तक बढ़ गया कि सीआई मौर्य का आंख ही उसने फोड़ दिया था। फिर रात के खाने के टाइम वो अपने भाई से बोलता है, भाई और कितने छोटे मोटे काम करेंगे, एक बड़ा काम बोलो जो करके हम लोग सेटल हो जाएंगे। ये पीतल के बर्तन वगैरह छोटे छोटे गहने जेवर चुराने के दिन गए। तब उसका भाई बताता है जेल में सिंथेस मिला था जिसने एक टिप दी, हर महीने वर्मा से मद्रास तक एक शिप आता है जहाँ पर बहुत सोना होता है, करीब 300 किलो। पर मद्रास पोर्ट में एक और बंदे का राज है जो कि बहुत ही खूंखार है, लोगों को काट के वो मछली को खिला देता है। ये तक कि कस्टम ऑफिसर्स भी उसके सामने जाने से डरते हैं, या तो उससे मांडवारी कर लो नहीं तो उसके बीच में आए तो मारे जाओगे। तभी नागेश्वर बोलता है, ये चोरी हम लोग करेंगे पर ये चाकू छुरी से नहीं होगा, इसके लिए हमको गन्स चाहिए होंगे। नागेश्वर इतना तेज था सर, चाकू छुरी के देश में उसने पहली बार गन का इजाद किया था और बाहर से उसने गन इंपोर्ट किया था। जब नागेश्वर ट्रेन में गन वगैरह का टेस्टिंग कर रहा था और देख रहा था कि गन कैसा है, उधर उसको एक लड़की दिखती है जिसका नाम होता है सारा, और मानो सारा को देखते ही नागेश्वर को प्यार हो जाता है। ऐसे तो वो बहुत वेश्या के पास जाता है पर सारा से वो शादी करना चाहता था। उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बोल देता है पर सारा उसको पसंद नहीं करती, पर धीरे धीरे उसका जादू चलता है और उसके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और उसकी निडरता से सारा भी इंप्रेस हो जाती है। और एक दिन जब सारा का पापा ब्याज का पैसा नहीं चुका पाता तो विवेंद्र का बेटा काशी उनके घर में आता है और सारा को लेकर जाने की धमकी देता है। फिर क्या उधर नागेश्वर राव पहुंचता है और बंदूक के नोक पे उन लोगों को डरा देता है, मानो तभी से उन बाप बेटों के बीच और इस नागेश्वर राव के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतता गया और नागेश्वर राव मद्रास पोर्ट से माल चुराने की प्लान बनाता रहा। बीच बीच में उसे सारा भी मिलने के लिए आती
वो लास्ट में जब आती है और बोलती है एक दिन बस रुक जाओ, मेरे पापा नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा देंगे। नागेश्वर बोलता है मैं तुमको वादा करता हूँ कल सुबह 5 बजे मैं तुम्हारे लिए स्टेशन में वेट करूंगा, क्योंकि उसी दिन नागेश्वर को चूड़िया भी करने थे। फिर हम देखते हैं नागेश्वर चूड़िया करने के लिए जाता है, पर उसका बैड लक था कि इसके दोनों आदमी पकड़े जाते हैं। पर वो नागेश्वर राव था, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो उन लोगों पे गोलियां चलाता है और वो जंग भी वही जीत जाता है। मानो धीरे धीरे जुर्म की ऊंचाई पे नागेश्वर पहुंचने लगा था। उधर से सोना लेके नागेश्वर की टीम जब भागने लगी तब वो देखते हैं पुलिस ने अच्छा खासा फील्डिंग बिठाया है। तब नागेश्वर अपने लोगों को बोलता है सोना जहाँ पर बोला था उधर छुपा देना और मैं सारा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो सारा से मिलने के लिए जाता है। सारा भी उसको हक कर लेती है और लोग सोचते हैं ट्रेन से वो लोग निकल जाएंगे। जब वो ट्रेन में बैठने ही वाले थे उधर से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और काशी निकलता है और बोलता है तूने पोर्ट पे 2 लोगों पे गोलियां चलाई है और वो लोग मर गए हैं, तेरे ऊपर पुलिस केस हुआ है। फिर पुलिस नागेश्वर को पकड़ लेता है और काशी पकड़ता है सारा को और बोलता है नागेश्वर से इससे मैं धंधा करवाऊंगा, जब 10 साल का जेल काट के तू आएगा भी जिंदा ही नहीं बचेगी। नागेश्वर बहुत तड़पता है और छूटने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसको पकड़ के रखी थी और सारा भी उसको थप्पड़ मार के बोलती है तुम एक दिन नहीं रुक सकते थे। और ये बोलती है अगर पापा मेरी शादी कर देती है उधर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी, क्योंकि वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं है, और अगर ये मुझे उठा के ले जाता है तो मेरी लाइफ का कोई वजूद ही नहीं है, इससे अच्छा मैं खुद ही मर जाती हूँ। और वो ट्रेन के सामने कूद जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, आपको भी रुला देगा। नागेश्वर मानो अंदर से टूट चुका था। सारा से वो सचमुच का प्यार करता था। फिर कुछ दिनों बाद सर वो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और काशी के लोगों का और उसका टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी रूम में अलार्म बजता है कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर घर में घुसने की कोशिश किया है। तब वो लोग जब प्राइम मिनिस्टर के रूम के बाहर जाते हैं देखते प्राइम मिनिस्टर पढ़ रही होती है। उनको बुलाते ही वो आवाज भी देती है क्या हुआ राघवेंद्र। तभी बाहर से भी वॉकी टॉकी से आता है कि प्राइम मिनिस्टर निकल रहे हैं। तब राघवेंद्र भागते हुए बाहर जाती है और गाड़ी का जब वो लोग डोर खोलते हैं देखते प्राइम मिनिस्टर अंदर ही थी। इसका मतलब ऑफिस में कोई और था। ऑफिस में और कोई नहीं नागेश्वर राय ही होता है, वो भी वेश बदल के। इतना हाई सिक्योरिटी होने के बाद कैसे उसने अंदर एंट्री मारी। और तब सारे लोग बताते हैं सर ये तो आपके साथ आया था, मतलब विश्वनाथ के साथ। विश्वनाथ बोलता है मेरे साथ तो कोई नहीं आया था, मेरे साथ बस आप लोगों ने जिसको भेजा था मुझे रिसीव करने के लिए वही आया था। तभी सारे लोग बोलते हैं दिल्ली पुलिस ने आपको रिसीव करने के लिए किसी को भी नहीं भेजा था। मैंने पहले ही बोला था नागेश्वर राव बहुत ही तेज दिमाग का है, उसने भेष बदल के ड्राइवर के रूप में प्राइम मिनिस्टर के भवन में विश्वनाथ के साथ ही एंट्री मारी थी। ये सब कुछ सुन के विश्वनाथ भी शॉक हो जाता है। फिर क्या था, प्राइम मिनिस्टर मीटिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर जी बोलती है इसका जो टैलेंट था वो रिजर्व बैंक में लूट सकता था, पर उसने इधर ही क्यों आना सोचा और इसने ये चिट्ठी छोड़ के चला गया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 2 दिन के अंदर इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए। चिट्ठी में लिखा हुआ था पीएम आपका कोई चीज मैं लेके जा रहा हूँ, आपके सबॉर्डिनेट्स पे आप गुस्सा मत करिएगा। अगर उनको जानना है मैं क्या लेके गया हूँ तो उनको स्क्वाडपुरम में आना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सीआई मौली स्टुअर्टपुरम में पूरा जंगल राज चला रहा है। वो बोलता है नागेश्वर राव और मनी जब तक मुझको नहीं मिल जाता मैं तुम लोगों को एक एक करके चुन चुन के मारूंगा और तुम्हारे ऊपर केस भी बिठाऊंगा जो तुमने कभी किया भी नहीं है। और हम ये भी देखते हैं राघवेंद्र ऑलरेडी भेष बदल के गाँव में पहुंच चुका था और वो पहुंचते ही गजला प्रसाद से टकराता है और पूछता है कौन ये नागेश्वर राव जिसके लिए पुलिस आप लोगों को इतना परेशान कर रहा है। फिर गजला बताता है आपने सिर्फ पुलिस का सच सुना है कि नागेश्वर राव के हैवान है, वो रावण है, पर अब लंका में जाके देखिए कितने लोग रावण के पूजा करते हैं। बचपन से हम लोग जंगल में पले बड़े हैं, बाद में सरकार बोलने लगी आपको जंगल में नहीं जाने देंगे। फिर हम बंजर जमीन पे आ गए, उधर फिर हम जंगली जानवर का शिकार करने लगे। फिर वो लोग बोलने लगे ये भी आप नहीं कर सकते हो। और बाद में बड़े बड़े जमींदार हमको खाना और पानी के लिए तरसाने लगे और हमसे चोरियां कराने लगे। खाना और पानी के बदले हम लोग पुलिस से मार भी खाते थे, ये तक कि झूठी केस भी खुद के ऊपर ले लेते थे और पुलिस उससे पैसा कमाती थी। पर ये जो रैकेट चल रहा था उसको रोका था हमारे नागेश्वर राव ने। ऐसे एक दिन जब पुलिस एक बच्चे को मारते हुए हमारे बस्ती में छोड़ के जाता है और बोलता है एक एक करके तुम सबको उठाऊंगा, तुम्हारे ऊपर भारी केस लगाऊंगा क्योंकि इस बच्चे की वजह से मेरा 3 रुपए का नुकसान हो गया। फिर क्या, तभी आता है हमारा नागेश्वर राव जो कि सिर्फ 22 साल का था और उन पुलिस वालों को भगा भगा के मारता है और हमारे बच्चों को पास के स्कूल में जाके दाखिला दिला देता है और बोलता है जितना पैसा लगेगा मैं खर्चा करूंगा, पर हमारी बच्चों का एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। फिर वो धीरे धीरे गाँव का हर समस्या मिटाने लगा, तो हमारे लिए वो भगवान हुआ ना। तभी राघवेंद्र बोलता है तो उसने इतने लोगों को क्यों मारा, उसने एक साथ 22 लोगों को मार दिया था, यही तो पेपर में छपा था। तभी गजिला बोलता है इसके पीछे भी ये कहानी है, वो पढ़ा लिखा के तो हमारे बच्चों को एमए बीए पास करा दिया था, पर एक प्रॉब्लम था, जब कोई इंटरव्यू में बोलता था हम स्टुअर्टपुरम से है, उनको नौकरी नहीं मिलता था। सब बोलते थे चोरों की बस्ती है, और अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती थी पुलिस वेरिफिकेशन में उसका नाम उठ के आता था या उसके फैमिली का नाम उठ के आता था, तो उनका वेरिफिकेशन भी फेल हो जाता था, उनको जॉब नहीं मिलता था। तभी उन बच्चों ने मिलकर नागेश्वर को आइडिया दिया था कि हमारे बस्ती में अच्छे खासे तंबाकू उठते हैं, हम उनकी फैक्ट्री बना सकते हैं, लाइसेंस लेके हम उनको बेच सकते हैं। पर बोलते हैं भैया एक प्रॉब्लम है, लाइसेंस हमको कोई नहीं देगा। ये सब कुछ सुन के नागेश्वर भी ठान लेता है बस्ती में तो तंबाकू फैक्ट्री वो ओपन जरूर करेगा। उसने इतना कुछ साहस, सोना चोरी किया, गाँव का भला किया, उसका प्यार सारा भी मारी गई, पर उसने सोने की लोकेशन कभी किसी को नहीं बताई। यावलेंद्र के पुलिस के चमचे भी उसको बहुत मारे पर वो नहीं टूटा। मद्रास से सोने के चोरी की वजह से जब उसने 2 लोगों को मारा था तब वो जेल में था। सारा तो स्टेशन में मारी गई थी और वो जेल के अंदर 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 टूट रहा था, पर इधर दूसरा कोई कांड हो रहा था। हमारे बच्चों को यावलेंद्र के लोग उठा लेते और उनके ऊपर टॉर्चर करने लगते हैं। हमारे बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और वो खुद को फांसी लगा लेती है। हमारे बच्चों के ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं, भट्टी पे जला दिया जाता है। इतना घिनौना काम शायद कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, सिर्फ एक सोने के लिए। फिर जब नागेश्वर को जेल में जब ये सब कुछ पता चलता है वो आता है और एक एक को चुन चुन कर मारता है और यावलेंद्र के सामने ही काशी के हाथ पैर काट देता है। फिर कुछ दिनों के लिए छुपने के लिए
वो और उसके भाई उसके पापा के पुराने दोस्त के घर चले जाते हैं, जहाँ पर मनी करके एक लड़की होती है जो कि उनकी ही बेटी होती है। एक तरफ मनी नागेश्वर से बहुत प्यार करती थी, पर नागेश्वर किसी को नहीं देखता था, क्योंकि नागेश्वर को भी पता था उसके साथ जिसने भी दिया वो आज जिंदा नहीं है। और दूसरी तरफ युवलेंद्र अपने पुलिस वालों को बोलने लगी कि नागेश्वर को कैसे भी ढूंढो। फिर युवलेंद्र उनके लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा और बोलने लगा, तुमको अगर मैं टॉर्चर करूंगा नागेश्वर जरूर बाहर आएगा और तुम्हारे बच्चे के ऊपर अब मैं रेप केस, पुलिस केस, मर्डर केस लगाऊंगा और इसकी वजह से तुम्हारे बच्चों को कहीं भी कोई जॉब नहीं मिलेगा, तुमको चोरियां ही करने पड़ेंगे। पर ये बात जब नागेश्वर को पता चलता है, वो अपने गैंग के साथ उधर आता है, उन लोगों को छुड़ा लेता है और युवलेंद्र पुलिस के पूरे शरीर में वो बारूद लगा देता है और बोलता है, जब तक तंबाकू कंपनी ओपन नहीं होता तब तक मैं तुझको नहीं मारूंगा, जिस दिन वो ओपन हो जाता है तेरा गला मैं खुद काटूंगा। और मैं तुमको ये भी बता दूं, एक वेश्या की वजह से उसने सीआई मौली को मारा था। तुमने सुना था ना, ये पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है। असलियत में सीआई मौली नहीं, उसके साथ बदतमीजी किया था, उसको ही नागी ने रोका था, इस वजह से उन दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया। और एक तरफ मौली ने नागेश्वर को कन्विंस कर लिया था, अगर मुझे 1 मिनट भी जीना है तो मैं तुम्हारे साथ जीना पसंद करूंगी, तुम्हारे साथ मैं मर भी गई तो भी मैं खुश रहूंगी, तुमने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। नागेश्वर भी तो मौली को अपना लेता है और दूसरी तरफ युवलेंद्र के लोग पहुंचते सीआई मौली के पास, क्योंकि उन लोगों को पता था कि नागेश्वर के साथ सीआई का 36 का आंकड़ा है, अगर कोई उसे रोक सकता है और कोई नहीं, वो सीआई मौली ही है। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं गजनल के पास एक इन्फॉर्मेशन आता है कि सीआई को मौनी के बारे में पता चल गया है कि वो गांव में छुपी हुई है। फिर हम देखते हैं वो मौनी को कुआं से निकालती है जो कि प्रेग्नेंट थी, पर उतने में सीआई उधर पहुंच जाता है और मौनी को खटिया से बांध देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अगर नागी तू मर्द का बच्चा है तू बाहर जरूर आएगा, बीवी को नहीं बच्चे को तो बचाएगा। ये सब कुछ देख के रघुविंद्र अपना बंदूक निकालने ही वाला था, तभी उधर और एक औरत आती है जो कि नागी की तरह ही है, पर वो सोशल वर्कर है। वो कानून के दायरे में रह के गाँव वाले की मदद करना चाहती है। उसके साथ गाँव वालों का सपोर्ट देख के और करने मरने की जो हिम्मत देख के तभी उधर से सीआई को भी भागना पड़ता है। और दूसरी तरफ रघुविंद्र गजनल से बोलता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे लेनी थी वो मैं ले चुका हूँ, असलियत में नागी कैसा है मैं जाके प्राइम मिनिस्टर को जरूर बताऊंगा। उसको पता था अगर पीएम निवास में वो कुछ करेगा हम लोग कहीं ना कहीं इधर जरूर आएंगे, और उसका मकसद सच हुआ, हमको नागी के बारे में सब कुछ पता चल गया। एक तरफ गाँव में वो सोशल वर्कर काम करने लगी और उनको फंड करता था नागी, और दूसरी तरफ मनी को भी जुड़वा बच्चे हुए। बात धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, सीआई पागल हो चुका था, धीरे धीरे नागी के हर एक राइट एंड लेफ्ट हैंड को वो मारने लगा। तभी वो सोशल वर्कर नागी को आइडिया देता है, अगर तुम सरेंडर करते हो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा सजा कम से कम हो। पर नागी को पता था अगर वो सरेंडर करता है वो जिंदा नहीं बचेगा। वो मौनी से भी बोलता है बच्चों का ध्यान रखना, और वो पहुंच जाते हैं वरीवंदा बैंक को लूटने के लिए। और मौनी भी नादानों की तरह पुलिस को बोल देती है कि वो किधर गया है, क्योंकि उसके मन में प्यार था नागी को लेके, वो चाहता था कि नागी बच जाए। तभी गजला बोलता है, तुमने ये बेटी क्या किया, असलियत में वो बैंक लूट रहा है जहाँ पर यलवंदा ने मद्रास से चुराए हुए उसके सोने रखे थे, वो सोने को निकाल के वो कोलकाता वाले सेठ को दे देगा, जहाँ पर से पैसे आएंगे, जहाँ पर से हमारा तंबाकू फैक्ट्री फिर से खड़ा होगा। पर पुलिस को तब तक पता चल चुका था कि यलवंदर बैंक को वो लूटेगा। पुलिस उसके पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाती है, पुलिस उसके खास आदमी को भी मार देता है, पर आखिर में कैसे भी करके उधर से नागी निकल जाता है और उस सेठ को वो सोना दे देता है। पर वो बहुत जख्मी हो चुका था, पर सीआई मौली उसको कुत्ते की तरह ढूंढ रहा था। आखिर में वो सुनते हुए उधर चला जाता है और उसको पकड़ के यलवंदर सेठ के सामने रख देता है। पर शेर तो शेर होता है, उधर वो जख्मी हालत में भी यलवंदर सेठ को मार देता है और पुलिस के गोलियों से उसका पूरा बदन छलनी हो चुका था। पर आखिर में वो सीआई मौली को पहले मारता है और खुद फिर मर जाता है। और